हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो ये जो प्रयास सीरीज़ है इसके अंदर हम NSCGS 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर हम फिजिक्स के वो सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो NSCGS एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैंने बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से। मैं 2008 का ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं जेई के लिए और NSCGS के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैंने वेदांतु ज्वाइन करने से पहले करियर पॉइंट, फिटजी, बंसल क्लासेस और रेजोनेंस जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम किया हुआ है और पिछले 5 सालों से मैं वेदांतु में पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा प्रोफाइल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्रयास सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रयास सीरीज़ के अंदर हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है और अभी हम इस वाले पार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये वाला पार्ट मिस करा है वो प्रयास सीरीज़ के ही प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं इन चैप्टर्स को प्रॉपरली समझने के लिए, जो कि बेसिक्स हैं, जो कि आगे के सारे चैप्टर्स में काम में आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बिफोर आई टेक टुडे सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा NSCGS रैंकर्स 2024 के बैच के बारे में। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है और ये बैच वेव प्लेटफॉर्म पे होता है जो कि वेदांतु का अपना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। बैच में होने का फायदा ये है कि वहाँ पे 2 वे इंटरेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब पे तो आप केवल मुझे देख और सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैच में हम और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चे होते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि वो NSCGS की तैयारी करेंगे, वैसे बच्चे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और बैच में और क्या मिलेगा आपको? सो बैच में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 150 लाइव सेशंस. The schedule will be 2 sessions of physics, chemistry and biology every week. So 2 of physics, 2 of chemistry, 2 of biology. These are the minimum number of sessions that will happen in a week. As and when required, extra classes will also happen. All right. And regular tests will happen as per the NSCGS pattern. So every alternate Sunday you are going to have a test based on the NSCGS pattern. And of course the teachers will provide you the mentorship and the guidance you need to crack the exam. And we will also give you Telegram group. So what happens is that all the students who have enrolled themselves in this batch, ठीक है, उन बच्चों को हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में होने से आप अपने क्लासमेट से आउटसाइड द क्लास भी इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक सेशन के बाहर भी आप लोग इंटरेक्ट कर पाओगे, आप लोग एक दूसरे से एकेडमिक डिस्कशंस कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और ये चल भी रहा है, ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर बच्चे आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और यहाँ पर टीचर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप फिर उस क्वेश्चन पर टीचर्स को टैग कर सकते हो। टीचर्स विल आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सैम सपोर्ट मिलेगा। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर. So there will be a person in Vedantu who will be responsible to ensure that आपका जो वेदांतु के साथ एसोसिएशन है वो हैप्पी एंड मीनिंगफुल रहे। मतलब अगर आपको किसी भी तरह का कोई issue arise हो रहा है, then you can let the SAM know and the SAM will connect you with the right people in Vedantu. Of course, you don't know कि different काम के लिए किससे connect करना है, तो this SAM will be your single point of contact and the SAM will actually help you in dealing with any issues that are arising. ठीक है, तत्व क्या होता है? तत्व होता है जो बुकलेट्स, जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो इनकी सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों को दे दी जाएंगी एंड यू कैन यूज दैट। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, तो इन्हीं के थ्रू हम लोग, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर टीचिंग, ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जो कंटेंट है पढ़ने के लिए, वो आपको तत्व में मिल जाएगा। जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है बैच का वो होता है इंग्लिश। दैट मीन्स इंग्लिश प्लस इंग्लिश, that means Hindi plus English as per the convenience of the teacher. ठीक है, that allows the teacher to be more expressive in their explanations. ठीक है, now the most important thing or a very important thing, what is the price of the batch? So the batch is priced at 4,444 rupees and you can get a discount using this code, and after getting a discount which will be around 10%, you will be required to pay approximately 4,000 rupees, and by paying this you can become the part of the batch. Now where to make this payment? So इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस बैच में एनरोल करने का, आप वहां पे क्लिक करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और बच्चों, ऑन दैट नोट लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम कवर करते हैं, या ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। इसमें से ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और आज के सेशन में मैं सीडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन गाइस। सो आज हम सीडो फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सीडो फोर्स ये जो नाम है, I don't know whether I used this particular name or not, but I think I might have used it when I commented on the Newton's first law. तो हमने जिस सेशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट दी थी, हमने उस स्टेटमेंट पे कुछ कमेंट्स भी ऐड करे थे, और उस कमेंट में एक कमेंट ये था कि न्यूटन्स लॉ जो हैं ये सारे के सारे फ्रेम्स में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। देयर आर फ्रेम्स
in which Newton's laws are directly applicable without any modification, and then there are frames in which Newton's law need to be modified before we are able to apply them. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो कैटेगरी जिसमें कि हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उस कैटेगरी को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, और जो सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वी नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट, वी नीड टू मेक सम मॉडिफिकेशंस बिफोर यूजिंग द न्यूटन्स लॉ, इन सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई, ये तो उनके नाम हो गए कि इनर्शियल वो होंगे जिसमें डायरेक्टली अप्लाई होगा, नॉन इनर्शियल वो होगा जिसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, हाउ डू वी नो विच वन इज इनर्शियल, विच वन इज नॉन इनर्शियल? तो अगेन ये बात भी मैंने उसी सेशन में बताई थी कि फ्रेम्स इन विच Newton's law can be directly applied, their identity is that they are non-accelerated frame. Inertial frame non-accelerated होता है और non-inertial frame accelerated होता है। ठीक है, तो इस बात को मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको नॉन वर्ड से याद रखो कि नॉन वर्ड एक ही बार आएगा, मतलब देयर आर टू वर्ड्स, नॉन इनर्शियल एंड नॉन एक्सेलरेटेड। तो या तो नॉन इनर्शियल के साथ ही आएगा या एक्सेलरेटेड के साथ ही आएगा। मतलब अगर इनर्शियल है तो वो नॉन एक्सेलरेटेड होगा, अगर नॉन इनर्शियल है तो वो एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो आई होप इससे आपको याद रहेगा कि नॉन वर्ड एक ही बार आता है। ठीक है, तो आज हम, अच्छा ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें एडजस्टमेंट करना होता है, ये एडजस्टमेंट क्या होता है? सो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। ये एडजस्टमेंट होता है एक एक्स्ट्रा फोर्स ड्रॉ करना। ठीक है, जितने भी रियल फोर्सेस हैं वो रियल फोर्सेस तो ड्रॉ हो ही जाएंगे एफबीडी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी ड्रॉइंग वन एक्स्ट्रा फोर्स विच इज कॉल्ड दी सीडो फोर्स। तो आज हम सीडो फोर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अब मैं जो भी आपको बातें बताइए, पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। मतलब मैंने जो ये बात कही थी कि कुछ फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई होते हैं और कुछ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं, पहले इसी बात को समझते हैं। ये तो मैंने बताई थी, ठीक है, मैंने बताई थी, आप लोगों ने सुन ली। अब इस बात को समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखते हैं न्यूटन्स लॉ कब अप्लाई नहीं होते हैं। तो उसके लिए ना एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एलिवेटर की सीलिंग से एक थ्रेड टांगी और थ्रेड पे एक बॉल अटैच कर दी है। बॉल का मास है m। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। एंड लेट्स से दिस एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन विच इज लेट्स से a। ठीक है, तो दी एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, एलिवेटर के अंदर एक बॉल है जिसको हमने सीलिंग से टांग रखा है। ठीक है, अब देयर आर टू ऑब्जर्वर्स। ठीक है, हमने एक ऑब्जर्वर, एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा किया, इसका नाम रख देते हैं a। ठीक है, और एक दूसरा बच्चा बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, इसका नाम रख देते हैं b। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप लोगों में से ही दो ऐसे बच्चे हैं a और b जिनको अभी तक उतना ही न्यूटन्स लॉ आता है जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, और ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको जो पढ़ाया गया इनको वो सारा समझ में भी आता है और ये वो सब कुछ अप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब करेक्टली अप्लाई भी करेंगे। गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट वंस। ठीक है, पढ़ाई इन्होंने अभी तक उतनी ही करी है जितनी आप लोगों ने करी है। तो इन अ सेंस आप ही में से कोई दो बच्चे मान लेते हैं, अज्यूमिंग कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग जो सीखा है आपने उसको आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी गलती के। ठीक है, हमने इन दोनों से पूछा कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें टेंशन कितनी है। हमने दोनों से ही पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, दोनों से ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो दोनों बढ़िया अच्छे अच्छे बच्चे हैं। ये दोनों क्या कहेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मतलब इनका सोल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम ए के सोल्यूशन की बात करते हैं, या चलो बी के सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले बी के सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, बी कौन था, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था वो था। तो ग्राउंड पे जो खड़ा है उसकी बात करते हैं, वो क्या सोल्यूशन। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट उससे आएगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले ये कहेगा, मतलब बॉल के मोशन के बारे में कमेंट करेगा। ठीक है, आप लोग भी करिए कि बॉल के मोशन के बारे में बी क्या कहेगा। क्या बी ये कहेगा कि बॉल रेस्ट पे है, या बी ये कहेगा कि बॉल एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, पहले आप इस बारे में अपना ओपिनियन बनाइए, मे भी एक पेपर के ऊपर लिखिए कि आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, रादर इस सेशन में कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को भी पता रहे कि आपने क्या सोचा था। ठीक है, तो बी अगर बॉल को देख रहा है तो वो मोशन के बारे में क्या कहेगा, बॉल रेस्ट पे है या बॉल एक्सेलरेट हो रही है। अगर एक्सेलरेट हो रही है तो क्या बॉल अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, सोचो। तो इसका आंसर है कि बी विल से दैट बॉल इज गोइंग अप। ठीक है, बॉल इज गोइंग अप with an acceleration of a, with an
एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बॉल इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले बी कहेगा कि भाई बॉल ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। इन अदर वर्ड्स बी ये बात रियलाइज करेगा या बी ये कहेगा कि बॉल अगर ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन इट, देयर मस्ट बी अ नेट फोर्स ऑन इट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स होगा, तभी है, मतलब नेट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। सो बी के अकॉर्डिंग बॉल पे एक नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो कितना लग रहा है तो वो फिगर आउट करने के लिए बी कहेगा कि लेट्स ड्रॉ दी एफ बी डी ऑफ बॉल, ठीक है। बी कहेगा कि चलो हम बॉल का एफ बी डी बनाते हैं, और एफ बी डी बनाने के स्टेप्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, ठीक है। तो बी सबसे पहले इस बॉल को एनसर्कल करेगा, और इमेजिन करके देखो कि एनसर्कल करते वक्त, ठीक है, एनसर्कल करते वक्त ये एक ही जगह पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो जो एफ बी डी बनाएगा उस एफ बी डी में ये बॉल हो गई मान लो, ठीक है, और ये मान लेते हैं थ्रेड हो गई, तो एक ही जगह पे कांटेक्ट था तो वहां पे बन जाएगा टेंशन फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स mg हो गया। तो ये उसने एफबीडी बना दिया। इस एफबीडी को देख के बी इज इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन द नेट फोर्स। बी अब क्या कहेगा, जो थर्ड स्टेप मतलब एफबीडी बन गया, अब एफबीडी को यूज करेगा बी, ठीक है। बी कहेगा कि भाई मुझे एफबीडी बन चुका है, तो मुझे, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, बॉल का एक्सेलरेशन अपवर्ड है और ए है, ठीक है। तो क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ए है, तो नेट फोर्स भी अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब भी कहेगा कि चलो मैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देता हूं। तो नेट फोर्स की वैल्यू हो गई T माइनस mg, और ये बराबर होना चाहिए ma के बराबर। तो B के अकॉर्डिंग टेंशन आनी चाहिए mg प्लस ma। तो B ने हमें ये सोल्यूशन दिया, ठीक है। जो अच्छा बच्चा B है, जिसको न्यूटन्स लॉ उतना आता है जितना हमने सिखा दिया है, उसने हमसे कहा कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होनी चाहिए वो mg प्लस ma होनी चाहिए, ये B ने कहा, ठीक है। अब A क्या कहेगा वो भी देखते हैं, ठीक है। A भी अच्छा बच्चा है, उसको उतनी फिजिक्स आती है जितनी हमने अभी तक सिखा रखी है, ठीक है। तो A क्या कहेगा, A का भी सोल्यूशन एग्जैक्टली इसी लाइंस पर स्टार्ट होगा। इनफैक्ट आपको भी सारे क्वेश्चन इन लाइंस पर सॉल्व करने चाहिए। तो पहले ये बॉल के मोशन पे कमेंट करेगा, ठीक है। तो A के अकॉर्डिंग बॉल, इज द बॉल एट रेस्ट और इज द बॉल मूविंग। ए के अकॉर्डिंग ए बॉल के मोशन का क्या डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। मैं अगर ए हूं तो मुझे यहां पे एक बॉल लटकी हुई नजर आ रही है। इस बॉल का मेरे से ना तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मेरे से अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे है तो वो लगातार मुझे 1 मीटर के डिस्टेंस पे नजर आ रही है, और वो लेफ्ट राइट, ठीक है, इधर उधर जाते हुए भी नजर नहीं आ रही, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर। तो ए से अगर पूछा जाए कि is the ball at rest or is the ball moving, I think A will say ball is at rest. See whether you agree with this or not. A कहेगा ball is at rest, ठीक है। और क्योंकि A बॉल को रेस्ट पे बता रहा है, तो A ये कंक्लूजन निकालेगा कि बॉल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर A ये डिक्लेयर करेगा कि भाई नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। और अब नेट फोर्स निकालने के लिए ए भी वही काम करेगा जो बी ने किया था, ठीक है। ये एफ बी डी बनाएगा बॉल की, ठीक है। तो अगर ए एफ बी डी बना रहा है, आप नोटिस करो वही एक टेंशन आ जाएगा और एक mg, देयर इज नो अदर फोर्स। समझ में आ रहा है अभी तक? तो क्योंकि हमने ए को अभी तक इतना ही पढ़ा रखा है, तो जितनी ए को पढ़ाई आती है ए और बी को बराबर पढ़ाई आती है, तो ए को भी हमने एफ बी डी बनाने के रूल सिखाए थे, उस रूल्स के हिसाब से यही बन जाएगा, ठीक है। अब ए कहेगा कि भाई नेट फोर्स तो 0 है, तो नेट फोर्स अगर 0 है तो ए कहेगा कि T माइनस mg जो है वो 0 होना चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए mg के बराबर। तो ए ने हमको एक डिफरेंट वैल्यू दे दी टेंशन की, ठीक है, और बी ने हमको एक डिफरेंट वैल्यू दे दी। दोनों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा कैसे, ये क्या हो गया, ठीक है। अब जनरली जब ये मैं एग्जांपल अपने लाइव टू ऑडियंस, अपने बच्चों को लाइव कराता हूँ, जो मेरे सामने बैठे होते हैं, जो मुझसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनका जवाब बताऊँ क्या आता है कि उनका जवाब आता है कि सर अलग अलग फ्रेम से अलग अलग चीज़ें दिखाई दे सकती है। मतलब कि हाँ, मतलब कि बोथ हैव गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी का अपने फ्रेम में जो वैल्यू है, और तो बच्चों देखो देर आर क्वांटिटीज विच अपियर टू हैव डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स। देर आर क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी एक फ्रेम से कुछ नजर आ सकती है और किसी दूसरे फ्रेम से कोई डिफरेंट वैल्यू नजर आ सकती है। इट इज पॉसिबल। सो वी से दैट सच क्वांटिटीज आर फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट,
displacement is frame dependent, acceleration is frame dependent. So there are quantities which are dependent on frame, but it does not mean that every quantity is dependent on frame. For example, ये जो tension in a string है, this is not dependent on a frame. ये हर फ्रेम से सेम आएगी, मतलब अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो ये हर फ्रेम से सेम ही मेजर होगी या सेम ही नज़र आएगी. समझो इस बात को कि जैसे हर एक स्ट्रिंग का टेंशन टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो टेंशन टॉलरेट कर सकती है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्ट्रिंग पर मैंने मास लटका रखा है, ठीक है, तो एक जगह से देखने पर वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं अपनी जगह बदल के कहीं और चला गया तो वो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी. ऐसा नहीं होता ना, मतलब कि अगर स्ट्रिंग को टूटना है तो देखने वाला लिफ्ट में बैठा है या वो ग्राउंड पे बैठा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. स्ट्रिंग टूटती हुई दोनों को नज़र आएगी, जब टूटेगी तो दोनों को एक साथ नज़र आएगी. तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है, स्ट्रिंग टूटती कब है, जब उसके अंदर जो टेंशन होती है वो उसकी टॉलरेंस को क्रॉस कर दे. हर स्ट्रिंग की एक टॉलरेंस होती है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का टूटना अगर दो डिफरेंट जगह पे बैठे आदमियों को एक साथ दिखाई देगा, ठीक है, चाहे बंदा लिफ्ट में बैठा हो चाहे बंदा ग्राउंड पे बैठा हो, जब स्ट्रिंग टूटेगी तो दोनों को एक साथ टूटते हुए दिखाई. ऐसा तो है नहीं कि एक को दिख रहा है टूट गई, दूसरे को दिख रहा है कि नहीं अभी भी नहीं टूटी है, वो तो नहीं हो सकता ना. तुम सोच के देख लो एक बार, ठीक है. तो अगर दोनों को टूटते हुए दिखाई दे जाएगी तो दोनों यही कहेंगे कि स्ट्रिंग में टेंशन अपनी टॉलरेंस के बराबर हो चुकी है, ठीक है. और अगर ऐसी बात है तो दोनों यही कह रहे हैं कि टेंशन सेम है फिर तो टॉलरेंस के बराबर. तो टेंशन या देयर, तो मैं व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज देयर आर क्वांटिटीज व्हिच आर फ्रेम डिपेंडेंट. अलग अलग फ्रेम से अलग अलग नजर आती हैं, पर हर क्वांटिटी के साथ ऐसा नहीं होता. टेंशन के साथ ऐसा नहीं है. टेंशन इन अ स्ट्रिंग हैज टू अपीयर सेम, हैज टू नीड्स टू हैव सेम मेजर्ड वैल्यू, whether we are observing it or whether we are measuring it from ground frame or from the lift. So ये जो अलग आना है ये प्रॉब्लम है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको बस ब्रश साइड कर दें ये कह के कि अलग फ्रेम से अलग वैल्यू आ सकती है. दैट इज़ नॉट ट्रू विथ टेंशन, और इन जनरल दैट इज़ नॉट ट्रू विथ मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेज, ठीक है. तो ऐसा नहीं है. सेम आनी चाहिए थी अगर दोनों सही सॉल्व करते तो, ठीक है. तो दोनों में से एटलीस्ट किसी एक ने गलत सॉल्व किया है, ठीक है. दोनों में से एटलीस्ट किसी एक ने गलत सॉल्व किया है. अब सवाल उठता है कि किसने गलत सॉल्व किया है, ठीक है. तो मैंने ये सब कुछ, ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, कि जिन फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली यूज़ होते हैं उनको इनर्शियल कहते हैं और वो नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं. जिनमें मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है वो एक्सेलरेटेड होते हैं. इन दोनों में से कोई एक ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड था क्या? इन दोनों में से कोई एक ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड था क्या? ठीक है. तो अगर आप सही सोच रहे होंगे तो आप ए के ऊपर आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी. सो ए ऑब्जर्वर वॉज हिमसेल्फ एक्सेलरेटेड. ए का खुद का एक्सेलरेट होना, दैट इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग. ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर टू यूज न्यूटन्स लॉ, इफ द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज, माइंड यू, मैं बार बार इस बात को लिखो, इस बात को मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहे कितना ही एम्फेसाइज कर लूँ बच्चे हमेशा इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं. वो सुनते कुछ है समझते कुछ है, ठीक है. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेटेड होना इज द प्रॉब्लम, इज द इशू, ठीक है. अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो आप न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. जितना आपने सीखा है आप वो स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. यू नीड टू मेक सम चेंजेस, ठीक है. तो ए, बिकॉज ए वॉज हिमसेल्फ एक्सेलरेटेड. ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या नहीं है दैट डजंट मैटर, बिकॉज द ऑब्जर्वर वॉज एक्सेलरेटेड, देयरफॉर द एफबीडी वॉज रॉन्ग, ठीक है. तो अगर मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी है कि ये वैल्यू डिफरेंट कैसे आ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे since A was accelerated, okay, his solution, okay, is wrong, ठीक है. Now what is wrong in it? He must have used pseudo force in his solution, in his FBD. अब ये सीडो फोर्स क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है, कहाँ, किस डायरेक्शन में, किस मैग्नीट्यूड का होता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है. पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ए का जो सोल्यूशन है इसमें कौन से स्टेप में गलती थी, ठीक है. ए का ये कहना कि बॉल रेस्ट पे है, क्या ये गलत था? नहीं, ये बात सही कही है इन्हें. एक उसके हिसाब से बॉल रेस्ट पे है. एक चीज़ रेस्ट और मोशन अलग अलग फ्रेम से अलग अलग दिखाई दे सकती है. क्या ए का ये कहना गलत था कि ए पर बॉल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए? नहीं. अगर बॉल ए को रेस्ट पे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. गलती यहाँ थी. दिस एफबीडी वाज नॉट करेक्ट, ठीक है.
इट इज लैकिंग द सीडो फोर्स, देयर शुड बी वन एडिशनल फोर्स। ठीक है, मतलब कि जो रियल फोर्सेस हैं वो तो हम ड्रॉ कर ही देंगे। ठीक है, और इनफैक्ट ये स्टेटमेंट भी सही थी, आफ्टर एडजस्टिंग द फोर्सेस, आफ्टर एडजस्टिंग, तो ये इक्वेशन गलत है पर ये अप्रोच सही थी कि नेट फोर्स को जीरो कर देना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे सेकंड यहाँ पे गलती हुई है, एफबीडी में गलती हुई है। ठीक है, तो इसमें सीडो फोर्स ऐड कर देंगे, देन एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स यानी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को एफबीडी के अंदर सीडो फोर्स ऐड करना चाहिए। अब तुम अगर सीडो फोर्स बनाने के एफबीडी बनाने के जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखाए थे, एक बार अगर मैं अर्ज करूंगा कि आप अपनी नोट्स कॉपी में उन स्टेप्स को एक बार चेकआउट करो। उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा था कि भाई यू एनसर्कल द बॉडी, ठीक है, या यू टेक द डिसीजन कि किसका एफबीडी बनाना है। नेक्स्ट स्टेप था कि बॉडी को एनसर्कल करो, उससे तुम्हें सारे के सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नजर आने लगेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि सारे कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ कर दो, क्योंकि तुम अभी सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट था वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेज आएंगे, उन सबको ड्रॉ कर दो। फिर तुम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ कर दो, और फिर फाइनल स्टेप था कि सीडो फोर्स ड्रॉ करो इफ देयर इज अ नीड। तो इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल करे हैं उनमें सीडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसमें रिक्वायरमेंट है तो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो सीडो फोर्स देखिए, हाउ टू ड्रॉ दिस। तो देयर आर टू थिंग्स दैट वी मस्ट आंसर टू ड्रॉ द सीडो फोर्स, एंड दोज टू थिंग्स आर कि सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, और सीडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, तो वी मस्ट एड्रेस दीज टू क्वेश्चंस टू बी एबल टू ड्रॉ द सीडो फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखना बच्चों, ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका भी तुम एफबीडी बना रहे हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ हुज एफबीडी इज बीइंग ड्रॉन। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हुज एफबीडी इज बीइंग ड्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, सीडो फोर्स हम कब यूज करते हैं? जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है तब हम यूज करते हैं। तो देखो, दो अलग अलग चीजों की मतलब वैल्यूज यूज हो रही हैं। मास तो ऑब्जेक्ट का आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। तो अभी इस एग्जांपल में कितना होगा तुम लोग दिमाग लगाते रहो, मैं बताऊंगा। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो अगेन इसको याद रखना बच्चों, ये वाली स्लाइड इज पॉसिबली द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स याद रखना। डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करके वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा कि सीडो फोर्स का जो वेक्टर है वो होगा माइनस एम ए वेक्टर। मतलब ए यहाँ पर है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की उल्टी डायरेक्शन में हमें फोर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन दोनों बातों को एक साथ मैथमेटिकली बता दे रही है। हमने जो बात इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे मैथमेटिकली वही बात लिख दी है। एंड एज फिजिक्स स्टूडेंट्स यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे छुपी हुई हैं। ठीक है, जो माइनस साइन है वेक्टर के साथ लिखना, वो इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट रखनी है, और ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहेगी, m इंटू ए होगा, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब हमने ये बात ए को सिखा दी। हमने कहा भाई ए देखो, तुमने सीडो फोर्स मिस किया था और सीडो फोर्स को ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो ए ने जब ये बात सीखी तो ए ने कहा कि अब जाओ, अब मैं सही करता हूँ अपने सोल्यूशन को। ठीक है, अब ए कह रहा है कि मैं अपने सोल्यूशन को सही करूंगा। ठीक है, उसका ईगो हर्ट हो गया, भाई ऐसे कैसे, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं ऐसे गलत जवाब कैसे दूंगा। ठीक है, तो ए ने कहा कि ठीक है इसको हटाओ, मैं अब सीडो फोर्स बनाता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग बताओ बच्चों कि मैं इस डायग्राम में सीडो फोर्स किस तरफ ड्रॉ करूं। ठीक है, तुमको मैंने रूल्स बता दिए हैं। तो सीडो फोर्स किधर ड्रॉ होना चाहिए, तो वो सोचने के लिए तुम पहले ये देखो कि ए का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर था। ऑब्जर्वर लिफ्ट में था और लिफ्ट ऊपर जा रही थी ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्जर्वर खुद भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा था तो सीडो फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ, तो सीडो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ। और कितना लगेगा?
मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। देखो ठीक है, अब ए अपने सोल्यूशन को बस कंटिन्यू कर देगा, ये कहेगा कि मेरा कंक्लूजन था कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T माइनस एम जी माइनस एम ए ये 0 होना चाहिए। तो अब ए ने टेंशन की वैल्यू को बताया एम जी प्लस एम ए, जो कि बी की बताई हुई वैल्यू के इक्वल आ गई है। देखो सीडो फोर्स लगाते ही, ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स सही थे के, बस उसने एफबीडी में सीडो फोर्स को मिस कर दिया था, इसलिए उसका आंसर मैच नहीं किया था। सीडो फोर्स अप्लाई करते ही उसका आंसर भी मैच कर गया है। देखो बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू आर लर्निंग। मतलब कि अभी तक जो भी जो भी मैंने पढ़ाया उसमें दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से ना एक और बात हमको समझने की ज़रूरत है। हमने क्वेश्चन पूछा था दोनों से कि बताओ टेंशन कितनी होगी, हमने दोनों से सॉल्व भी करवा दिया, दोनों ने सेम आंसर भी दे दिया। यहाँ से एक बात अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, सीडो फोर्स यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को बी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या ए मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम ए मान के सॉल्व करोगे तो तुम्हें सीडो फोर्स ड्रॉ करना चाहिए। अगर तुम बी मान के अपने आप को बी की जगह पे मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें सीडो फोर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि किसी क्वेश्चन में सीडो फोर्स यूज़ करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होता है, ये सॉल्वर से डिसाइड होता है कि सॉल्वर अपने आप को कहाँ मानना चाहता है। मतलब अगर तुम ये कहते हो कि सर मुझे ना सीडो फोर्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो क्या तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ एबिलिटीज कम हो जाएंगी? द आंसर इज नो, ठीक है। यू कैन फाइंड आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इवन विदाउट यूजिंग द सीडो फोर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का सॉल्व होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने सीडो फोर्स यूज करके जो सोल्यूशन आएगा वो किया है या, मतलब इट्स योर चॉइस। तुम चाहो तो सारे क्वेश्चन को बिना सीडो फोर्स यूज करे सॉल्व कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अगर हम सही जगह पे जाके अपने आप को सही लोकेशन पे मान के अगर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए एनालिसिस आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम सीडो फोर्स को यूज़ करना प्रेफर कर लेते हैं। मतलब कि कई बार सिचुएशन ऐसी होंगी जिनको ग्राउंड पे बैठ के एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, या तुम्हें यू रियली हैव टू बी गुड इन थिंकिंग कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि किसी और फ्रेम में बैठकर अगर हम चीज़ों के बारे में सोचें तो वहाँ पे सोचने में आसानी हो जाती है, ठीक है, और ग्राउंड पे बैठ के देखें तो थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो अगर तुम उस मुश्किल स्टेप को, ये जो इमेजिनेशन का स्टेप है वो कर सकते हो तो तुम ग्राउंड से भी सॉल्व कर लो। नहीं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सब जो अपने आप को दूसरी जगह पे मान लेते हैं और सीडो फोर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें काहे को सीडो फोर्स से इतना मतलब वी हैव टू बी सो एंटी अगेंस्ट द सीडो फोर्स, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट सजेस्ट इज कि सीडो फोर्स वाला सोल्यूशन या सीडो फोर्स के बिना वाला सोल्यूशन इज योर चॉइस, ठीक है। तुम अपने आप को कहाँ मान के सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ तक की अगर बातें आ गई समझ में तो फिर हम देखते हैं, लेट्स डू अ चेक पॉइंट कि आपको एक्चुअल में समझ में आया या नहीं समझ में आया। हाउ डू वी डू दैट? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं देयर इज अनदर लिफ्ट, ठीक है, in which there is a third intelligent person, maybe a boy maybe a girl, चलो गर्ल बना देते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये थर्ड सी, ठीक है, there is a girl, ठीक है, she is also very intelligent, ठीक है, she is in another lift, ठीक है, her lift is going up with an acceleration of a naught, ठीक है, which is less than a, ठीक है। हमने सी से भी ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, ठीक है। एट दिस पॉइंट आई सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके ये सोचें कि अगर आप सी की जगह पे होते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते और आपका आंसर क्या होता, ठीक है। एंड अज्यूमिंग कि आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो मैं आपको बताता हूँ कि सी का सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। मतलब अगर हम अपने आप को सी की जगह पे मान लें तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन बाय सी, ठीक है। तो वील स्टार्ट बाय सेम लॉजिक, मतलब चाहे सोल्यूशन बी का हो, ठीक है, चाहे ए का हो चाहे बी का, दे बोथ स्टार्टेड बाय टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉल, ठीक है। तो सी का भी वहीं से स्टार्ट कराते हैं। तो सी सबसे पहले बॉल के मोशन पे कमेंट करेगा, ठीक है। तो क्या कहेगा या क्या कहेगी, ठीक है, इट वाज गर्ल, ठीक है। तो क्या कहेगी, मतलब सी के अकॉर्डिंग बॉल मूव कर रही है या बॉल मूव नहीं कर रही है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, ठीक है। आई विल टेक यू टू द फिगर सो दैट यू कैन डिसाइड,
ठीक है, सी के अकॉर्डिंग ये बॉल मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो किस डायरेक्शन में और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। वेल, आई एम रेडी विथ माई आंसर विच आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली। सो सी विल से, आई एम नॉट ट्राइंग टू से शी, although I can use she, but right now I'm saying C. C will say that ball is going up with an acceleration of a minus a naught. ये देखो आ रहा है क्या समझ में? तो according to C, the ball is going up with an acceleration of a minus a naught. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने आंसर निकलेगा थोड़ी देर में, हो सकता है कुछ गलत स्टेप्स करके आंसर मान लो सही आ गया हो। कई बार ऐसा होती है कि गलतियां आपस में कैंसिल हो जाती है, आंसर मैच कर जाता है। उसको कई बच्चे ऐसा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमने जो किया था वो भी सही था, लेकिन बच्चों ऐसा वो सही नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपकी गलतियों से कोई फर्क ना पड़ा हो, दूसरे क्वेश्चन में पड़ सकता है। इसलिए डोंट जस्ट पे अटेंशन टू कि आपका आखिरी आपका जो लास्ट फाइनल आंसर था वो मैच किया कि नहीं करा। इस बात पे भी ध्यान दो कि हर एक स्टेप में जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे भी आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब बॉल के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि बॉल पे जो नेट फोर्स है वो नॉन ज़ीरो है, रादर वो ऊपर की तरफ है क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब सी कहेगी कि लाओ मैं FBD बना देती हूँ बॉल का। ठीक है, तो सी अगर FBD बनाएगी, ठीक है, तो फोर्सेस में क्या क्या लगाएगी? तो पहले तो रियल फोर्सेस वही एनसर्कल करेगी, कांटेक्ट फोर्स में T आ जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में mg आ जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन, क्या सी स्यूडो फोर्स यूज करेगी अपने FBD में या नहीं करेगी? ठीक है, तो आई होप यू आर गिविंग द राइट आंसर। सी विल यूज अ स्यूडो फोर्स इन दी FBD। ठीक है, सी विल डेफिनेटली यूज। अच्छा ठीक है, अगर सी स्यूडो फोर्स यूज करेगी तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, लेट्स से A ऑप्शन, और डाउनवर्ड, लेट्स से B ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट डू यू से? ठीक है, यू कैन प्रोबेबली पुट अ टाइम स्टैम्प एंड गिव योर आंसर। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो आप उसमें अभी का टाइम स्टैम्प नोटिस करके अपना आंसर बता सकते हो, A या B। आई विल चेक, ठीक है, कि तुमने क्या चूज करा था। ठीक है, तो सी जो स्यूडो फोर्स ड्रॉ करेगी दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स यूज्ड बाय सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स यूज्ड बाय सी, ये कितना होगा आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, मैं ऑप्शंस देता हूं। क्या ये m a के बराबर होगा, या क्या ये m a नॉट के बराबर होगा, या क्या ये a प्लस a नॉट इंटू m के बराबर होगा, या फिर क्या ये m इंटू a माइनस a नॉट के बराबर होगा? ठीक है, सोच के देखो बच्चों। या फिर अगर कुछ और लग रहा है तो फिर नन भी ऐड कर देते हैं। तो अगेन गाइज, you can give a time stamp and you can tell me what you are thinking. It's important to commit yourself to an answer. ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को कमिट करते हैं और फिर अगर वो आंसर मैच नहीं करता है तो ये बात आप रजिस्टर करते हैं, आपके ब्रेन में रजिस्टर होता है कि अरे यार मैंने गलत किया था वहाँ पर, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ज़्यादातर बच्चे आंसर करते हैं ये, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, हम अगर वापस रूल्स पे चलें स्यूडो फोर्स ड्रॉ करने के, तो इट सेज कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? ए का सी का एक्सेलरेशन खुद का a नॉट था। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, यानी कि हम नीचे की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसमें m a नॉट लिखेंगे, तो ये FBD बन गया। अब नोटिस करो कि सी के अकॉर्डिंग बॉल ऊपर जा रही थी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस a नॉट। सो थर्ड स्टेप में सी जो इक्वेशन लिखेगी, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में सी जो इक्वेशन लिखेगी, ठीक है, उसमें लिखेगी नेट अपवर्ड फोर्स, यानी कि T माइनस MA नॉट माइनस MG इज इक्वल्स टू मास इनटू वो एक्सेलरेशन जो सी को दिखाई दे रहा है, वही तो करेगा ऑब्जर्वर। भाई मुझे जो एक्सेलरेशन दिख रहा है मैं वही तो लिखूंगा इस इक्वेशन में, यानी कि A माइनस A नॉट। एंड नोटिस करो कैसे m a नॉट कैंसिल हो गया और t की वैल्यू सेम आ गई है। देखो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? सो c ने भी एग्जैक्टली सही वैल्यू निकाल दी है
प्रोवाइडेड कि सी सही तरीके से सीडो फोर्स को यूज़ करे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सही तरीके से ड्रॉ करो तो आंसर आएगा ही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से सीडो फोर्स को यूज़ करना होता है। एंड रिमेंबर दीज स्टेप्स गाइज, मैंने आपको 3 अलग अलग फ्रेम से, ठीक है, 3 अलग अलग लोकेशन से सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। तो रिमेंबर दिस कि आपको भी जब आप सॉल्व करने बैठो तो आपकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो भी इसी लाइंस पर होनी चाहिए कि सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ऑब्जर्वर हमने जहाँ पे भी माना है वहाँ से हमें जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर एफवीडी बनाएंगे और फिर एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए कौन सा, जो इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसी के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ, ठीक है, सीडो फोर्स के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विथ अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कुछ ऐसा, देखो ये मान लेते हैं एक वेज है, ठीक है, एक बेसिकली एक प्रिज्म शेप का ब्लॉक है जिसको वेज कहते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा और ये है स्मूथ, ठीक है, यानी कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। हमने अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख के रिलीज कर दिया, केवल रखा और छोड़ दिया, ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गाइस, लाइक डू यू एक्सपेक्ट कि ये ब्लॉक नीचे स्लिप करने लगेगा, ठीक है। अगर हमने इस ब्लॉक को रखा, रिलीज कर दिया, नीचे स्लिप कर जाएगा ये, क्योंकि सरफेस रफ तो है नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो स्लिप कर जाएगा। रफ सरफेस पे चांस होता कि स्लिप में, इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर, अभी तो नहीं हो, अभी तो स्लिप करेगा। ये चलो एक बात हो गई कि अगर हम इसको रिलीज करते हैं नीचे स्लिप करेगा। इनफैक्ट हमने वो एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, जी साइन थीटा से स्लिप करता है। अब इमेजिन करो कि इस ब्लॉक को रखने के बाद सपोज अगर इसको मैं सफिशिएंटली तेजी से पुल कर लूँ, ठीक है, सफिशिएंटली तेज पुल कर लूँ, डू यू इमेजिन दिस ब्लॉक टू एक्चुअली क्लाइंब अप एंड फॉल बैक, लाइक कैन यू इमेजिन कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, इसको अगर काफ़ी तेज खींच लिया जाए तो ये वू करके पीछे गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस थॉट एक्सपेरिमेंट से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ये वेज रेस्ट पे होता है, इन अदर वर्ड्स अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होता है तो ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड करता है, लेकिन अगर इसको सफिशिएंटली लार्ज एक्सेलरेशन से पुल कर लो तो ये ऊपर भी चला जाता है। तो क्या दोनों के बीच में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पे पुल करने पे ये ना तो ऊपर जाए और ना ही नीचे जाए? क्या लगता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा मतलब पहले तो हम तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क कि वो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है जिस पे ब्लॉक ना तो नीचे जाएगा और ना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट्स पे अटेंशन टू द वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन वैलिड भी है कि नहीं है, मतलब आपको फिजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ये हो तो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, मतलब कि क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a where a is the acceleration of this wedge, ठीक है, for which block does not slide on wedge, ठीक है, find value of a for which block does not slide on wedge। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या चलने लगेगा, ठीक है, देखो मेरे दिमाग में चलने लगेगा कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉक वेज पे स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब है कि सपोज इस वेज पे, ठीक है, हमने एक ऑब्जर्वर को अगर बैठा दिया, इसको ए नाम दे देते हैं, इस ए को हमने बैठा दिया, तो ये ब्लॉक के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ए व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सोल्यूशन बाय ए लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, यस और नो,
ठीक है, implies net force on the block must be 0। पहली बात तो ये कहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहेगा कि लाओ FBD बना लेते हैं। ठीक है, तो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं जो कि वेज की इंक्लिनेशन को डिपिक्ट करेगी। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स, इसको एनसर्कल करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स के नाम पे केवल नॉर्मल आ जाएगा, नॉन कांटेक्ट के नाम पे mg आ जाएगा। नाउ शुड वी यूज अ सीडो फोर्स? सोच के देखो, ये जो ऑब्जर्वर है क्या ये एक्सेलरेटेड है? वेल, ये वेज पे बैठा है और वेज इधर जा रहा है। ठीक है, तो वेज को हमने इधर जाते हुए मान रखा है ना, तो ये ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है फिर एक्सेलरेशन से। सो ऑफ कोर्स दिस ऑब्जर्वर इज एन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। सो बिकॉज ही इज एन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर ही विल यूज अ सीडो फोर्स। उस सीडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? ठीक है, क्या होगी डायरेक्शन, जज कर पा रहे हो? ठीक है, लाइक शुड आई ड्रॉ सीडो फोर्स लाइक दिस इज ऑप्शन ए, और should I draw pseudo force like this is option B, or will it be like this C? What do you think guys? Again you can put a timestamp and you can comment। ठीक है, तो I hope आप लोगों ने सही आंसर पिक किया है। A is the right answer because acceleration of observer इधर है, तो pseudo force उसके ठीक उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा, तो pseudo force लगेगा इस डायरेक्शन में। और कितना होगा ये pseudo force? ये होगा m into a के बराबर। ठीक है, तो ये हमने FBD बना दिया है। अब इस FBD में हमें नेट वैल्यू को 0 करनी है। ठीक है, तो जब नेट वैल्यू को 0 करनी होती है, यू कैन टेक कंपोनेंट इन एनी टू डायरेक्शन। ठीक है, अगर 0 नहीं करनी होती है तो हम वो डायरेक्शन प्रेफर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक डायरेक्शन वो रखते हैं, दूसरी उससे परपेंडिकुलर रखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इस फ्रेम में, जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम कहेंगे कि लाओ n को ब्रेक कर लेते हैं, वो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। ये तुम अपने आप फिगर आउट कर लेना कि ये मैं थीटा कैसे लिख रहा हूँ, मतलब मैं हर ऑल्टरनेट एंगल को थीटा लिखते जा रहा हूँ, नोटिस करो। ठीक है, और ये चीज़ तुम स्लोली करोगे, प्रैक्टिस होने के बाद तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी थीटा। तो n का जो कंपोनेंट बनेगा, इस n का वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा n cos थीटा। ठीक है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा n sin थीटा। ठीक है, और फिर एक ma बन जाएगा इधर। ठीक है, और एक mg बन जाएगा। देखो हमने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। हमने इस n को दो पार्ट में ब्रेक करके ड्रॉ कर लिया है, ma को ड्रॉ कर लिया है, mg को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेट वैल्यू को 0 करनी है, तो हम लिखेंगे n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, और हम लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। और अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे n नहीं चाहिए, ठीक है, इनको डिवाइड कर दूंगा, तो नोटिस करो कि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाय g। इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेशन आ जाएगा g tan थीटा। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ये एक्सेलरेशन हमें चाहिए था थीटा की टर्म्स में। तो अगर हम इस वेज को इस एक्सेलरेशन g tan थीटा एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये ब्लॉक इस ऑब्जर्वर ए को रेस्ट पे दिखाई देगा। अगर हमने इस वेज को एग्जैक्टली जी साइन थीटा से मूव करा तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर हमने जी साइन थीटा से कम रखा, सॉरी जी टैन थीटा, मैं साइन थीटा बोल रहा हूँ शायद। ठीक है, अगर हमने एक्सेलरेशन को जी टैन थीटा से कम रखा तो ए को दिखेगा कि ये नीचे स्लाइड कर रहा है, और अगर हमने एक्सेलरेशन को जी टैन थीटा से ज़्यादा रखा तो ए को दिखेगा कि ये ऊपर आ रहा है, और किसी न किसी पॉइंट पर ये ए को आके हिट कर देगा किसी न किसी टाइम पर। ठीक है, तो समझ आ रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करके ये पूरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब क्या ये क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व हो सकता था? ठीक है, क्या मान लो अगर एक ऑब्जर्वर बी, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बी सपोज यहाँ खड़ा होता, तो क्या ये बी बंदा सॉल्व कर सकता था इस क्वेश्चन को? तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो भी करके दिखाता हूँ कि अगर बी सॉल्व करता, ठीक है, तो वो क्या क्या कहता। तो सोल्यूशन बाय बी। ठीक है, तो बी के सोल्यूशन से पहले एक बार देख लेते हैं कि बी को दिखाई क्या देता। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। तो बी को दिखाई देता कि किसी इंस्टेंट पे वेज यहाँ पे था। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मान लो वेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वेज मान लो ये दिखाई देता ना, बी को दिखाई देता कि वेज ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्लियर है?
और ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक ना ऊपर स्लाइड कर रहा है ना नीचे स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक सेम वर्टिकल हाइट पे नजर आता है इन सारे फिगर्स के अंदर। मतलब अगर शुरू में ब्लॉक यहाँ पे था तो तब भी यहीं पे रहेगा और तब भी यहीं पे रहेगा, नोटिस करो, ठीक है। इस तरह से होता है, ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वेज के साथ ब्लॉक स्लाइड करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो अगर ये फिगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझो, जैसे मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे बैठ के हर बार इमेजिन तुम करेक्टली कर पाओ कि हो क्या रहा है। अगर कर पाओगे तो सोल्यूशन बना पाओगे। जैसे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने के लिए ये इमेजिनेशन जरूरी थी कि किस तरीके से वेज ग्राउंड फ्रेम से मूव करते हुए नजर आएगा और ब्लॉक कैसे मूव करते हुए नजर आएगा, मोर इंपॉर्टेंटली। अब बी का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी का जो सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन बाय बी तो लिख ही लिया है, तो बी के सोल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, बी के सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होगा, बी कहेगा ब्लॉक के मोशन के बारे में क्या कहेगा, ठीक है, बी कहेगा ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग राइटवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ब्लॉक इज मूविंग राइटवर्ड्स, नोटिस करो, ठीक है, बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट मूव नहीं, राइटवर्ड्स, ठीक है, विद द सेम एक्सेलरेशन एज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ब्लॉक इज मूविंग राइटवर्ड विद एक्सेलरेशन है, ये बी ने कहा, ठीक है। तो अब बी कहेगा कि लाओ एफवीडी बनाते हैं फिर, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स बी कहेगा कि भाई इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो नॉन जीरो होगा, रादर वो राइटवर्ड्स होगा। बी के अकॉर्डिंग नेट फोर्स राइटवर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब बी कहेगा कि लाओ एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, तो बी जो एफबीडी बनाएगा, ठीक है, नोटिस करो कि उसके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स में एन आ जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एम जी आ जाएगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी सीडो फोर्स बिकॉज बी इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, बी इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो देयर विल नॉट बी एनी सीडो फोर्स, ठीक है। तो बी कहेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट राइटवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर एक्सेलरेशन है किसी डायरेक्शन में तो हम उस डायरेक्शन को प्रेफर करते हैं फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो अब हम कहेंगे कि लाओ फिर इस एन और एम जी को इन दोनों डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एन है, देखो ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये एंगल थीटा बनेगा, फिर हमने ये एंगल, ये एंगल्स तो ठीक है। तो एन का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा एन कॉस थीटा। तो हमने एन को ड्रॉ कर लिया है, एम जी इसी डायरेक्शन में है तो उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, समझ आ रहा है। तो एफ बी डी बनाने के बाद ये मतलब एफ बी डी से हमने ये रिजॉल्व कर लिया है। अब बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि जो थर्ड स्टेप है, मैं यहाँ करता हूँ, थर्ड स्टेप है, बी इक्वेशंस लिखेगा। बी कहेगा कि सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन सो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो इसका मैं लिख देता हूँ एफ नेट वर्टिकल शुड बी जीरो, क्योंकि वर्टिकली तो मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। और बी और क्या कहेगा, बी कहेगा कि राइटवर्ड जो नेट फोर्स है, राइटवर्ड नेट फोर्स केवल ये, दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है, तो राइटवर्ड नेट फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बी ने ये इक्वेशंस बना दी हैं। अब नोटिस करो कि बी के आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट थे, वो तर्क अलग अलग डिफरेंट दे रहा था, ए से अलग आर्ग्यूमेंट दे रहा था। जैसे ए कह रहा था ब्लॉक रुका हुआ है, बी कह रहा था ब्लॉक नहीं रुका हुआ है। ए कह रहा था कि क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो है, हमें दोनों तरफ फोर्स बैलेंस कर देना चाहिए। और ए ने देखो यही करा था, ठीक है, ए ने तो यही करा था, ठीक है। लेकिन बी कह रहा है कि नहीं, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दो, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो नेट फोर्स है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख दो, ठीक है। तर्क अलग है, इक्वेशन सेम बन रही है, नोटिस करो, देखो सेम इक्वेशन, एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहाँ पे भी एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, राइट, हाँ, ठीक है। तो इक्वेशन सेम है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है फ्रेम करने से, इट्स जस्ट कि हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, विच समटाइम्स कैन मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम अ सर्टेन फ्रेम, ठीक है। देखो आया कि नहीं समझ में, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज हाउ वी यूज द सीडो फोर्स, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ सीडो फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीडो फोर्स पर एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है।
तो इस बार एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का, ये क्वेश्चन आप लोग बिना सीडो फोर्स की नॉलेज के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा एक्चुअली। देखो ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है, आ रहा समझे, क्लियर है। तो ये लिफ्ट किसी इंस्टेंट पे ऊपर जा रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी समय इसकी स्पीड 5 थी, जो कि ऑफ कोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो ये स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो ये स्पीड थी, ठीक है, और इस इंस्टेंट पे ये स्क्रू जो है ये डिटैच हो गया, ठीक है, ये जेंटली अलग हो गया, ठीक है, स्क्रू गॉट डिटैच्ड, ठीक है, एट द शोन इंस्टेंट। ठीक है, लिफ्ट की हाइट मान लो 3 मीटर है, ठीक है, लिफ्ट की हाइट मान लो 3 मीटर है। क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच स्क्रू विल हिट द फ्लोर। फाइंड टाइम आफ्टर विच स्क्रू हिट्स फ्लोर ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप लोगों को जो भी नॉलेज है वन डायमेंशनल मोशन की, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर भी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना क्या कहते हैं उसको, बिना लॉज ऑफ मोशन की नॉलेज के भी, ठीक है। वो सोल्यूशन कैसा होगा एक बार मैं उस पर भी कमेंट कर देता हूँ कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे बिना उसकी नॉलेज के, तो मेथड 1, ठीक है, आप किस तरह के आर्गुमेंट्स दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कहोगे कि मान लेते हैं लिफ्ट का जो फ्लोर था वो इस जगह पे था, ठीक है, ये मतलब लिफ्ट के फ्लोर पे हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, नट यहाँ पे था। तो अब नट के मोशन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं और लिफ्ट के मोशन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो नट जिस समय रिलीज हुआ उस समय नट ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन रिलीज होने के बाद तो ये नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से गिरेगा। अब ये रिलीज हो चुका है, ठीक है, तो रिलीज हो चुका है तो अब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो टी टाइम में इसकी जो हाइट आएगी, ये कुछ देर में मान लो इस हाइट पे पहुंच गया, ये एक्चुअली ये ऊपर जाके ये नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ये किसी इस हाइट तक पहुंचा, ठीक है, इस हाइट को h1 लिख देते हैं। तो ये h1 हम लिखेंगे 5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी टाइम में मान लेते हैं ये जो फ्लोर है लिफ्ट का, ये फ्लोर इस हाइट पे आ गया, समझ आया क्या, मतलब कि लिफ्ट इस पोजीशन पे आ गई है, क्लियर है, ठीक है, मतलब ये स्क्रू पर गया, फ्लोर तेजी से आ गया तो हिट कर देगा, ठीक है। तो ये हाइट 3 मीटर की थी, ठीक है, लिफ्ट की वेलोसिटी या ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे कंसंट्रेट करते हैं, ये फ्लोर ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि अपवर्ड था। तो इस फ्लोर का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 प्लस h1, देखो ये 3 प्लस h1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम h1 भी निकाल सकते हैं और t भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट t निकालने में है तो मैं h1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 प्लस h1 की जगह पे हम लिख देंगे 5t माइनस 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 5t प्लस टी स्क्वायर। तो ये 5t और ये 5t कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, जिसमें हमने अपने आप को ग्राउंड पे मान रखा था। नोटिस करो, क्योंकि हमने अपने आप को ग्राउंड पे मान रखा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्रू ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये ग्राउंड फ्रेम वाला तरीका हो गया। अब मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2, ठीक है, मतलब कि लिफ्ट के अंदर अगर एक पर्सन बैठा हुआ है तो, ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन बैठा है वो क्या कहेगा,
ठीक है, लिफ्ट के अंदर जो पर्सन बैठा है वो कहेगा कि स्क्रू ड्रॉप्स विथ 0 वेलोसिटी। ठीक है, स्क्रू सीलिंग में, जैसे तुम किसी रूम के अंदर हो और उस रूम से कोई चीज़ नीचे गिरने लगी, तुम्हें लगेगा ना कि वो तो रेस्ट से नीचे गिर रही है। भाई तुम जैसे तुम्हारे रूम में सीलिंग के ऊपर कुछ लगा हुआ था, वो अचानक से नीचे गिर गया, तो तुम्हारा रूम, तुम्हारी बिल्डिंग, सब कुछ अर्थ के साथ मूव कर रही है, लेकिन तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम कहोगे कि वो रेस्ट पे था, वो नीचे गिरने लग गया। ठीक है, तो स्क्रू ड्रॉप्स विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड ये कहेगा कि जब स्क्रू एयर में है, अगर उसका FBD बनाए, ठीक है, FBD ऑफ स्क्रू, ठीक है, तो ये FBD में क्या क्या ड्रॉ करेगा? ये कहेगा कि स्क्रू के ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक mg फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट तो है नहीं कहीं पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है, एक mg लगेगा। और क्योंकि ये खुद ऊपर जा रहा है 2 के एक्सेलरेशन से, लिफ्ट ऊपर जा रही थी ना, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये आदमी भी ऊपर जा रहा है, ऑब्जर्वर, तो ये कहेगा कि सीडो फोर्स भी लगाओ। तो ये कहेगा कि 2 × m, मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना सीडो फोर्स भी लगा दो। ठीक है, तो अब ये कहेगा कि अच्छा मुझे इस स्क्रू पे नेट फोर्स नजर आ रहा है mg + 2m। ठीक है, 10m + 2m, तो ये कहेगा कि नेट फोर्स है 12m, तो इसलिए मुझे जो एक्सेलरेशन नजर आ रहा है वो एक्सेलरेशन है 12 मीटर/सेकंड² का। मतलब कि ये ऑब्जर्वर कंक्लूड करेगा कि मुझे स्क्रू का एक्सेलरेशन, ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू इज 12 मीटर/सेकंड² इन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये इस ऑब्जर्वर ने कंक्लूड करा कि अच्छा ये 0 वेलोसिटी से गिरने लगा और ये 12 के एक्सेलरेशन से गिरने लगा, और जब ये स्क्रू नीचे आके हिट कर देगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ होगा। ठीक है, ये सीलिंग और फ्लोर के बीच में 3 मीटर का गैप है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या कहेगा? थर्ड स्टेप, ये कहेगा S = UT + ½ AT²। ठीक है, मान लेते हैं इसने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान रखा है, इनफैक्ट हमने मान रखा है। ठीक है, तो S की जगह लिखेगा 3, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, एक्सेलरेशन वाज 12 T²। तो T की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1/√2 आ गई क्या? देखो कितना शॉर्ट सोल्यूशन था ये। मतलब ये तो देखो मैं यहाँ पे तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्लेन मान लो तुमको आती है खुद, तो इट्स सच सिंपल थिंग कि 0 वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है और उसको जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा वो g + 2 हो जाएगा, बिकॉज mg भी नीचे है, 2m भी नीचे होगा, तो 12 का एक्सेलरेशन हो गया, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फटाक से इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दो और तुरंत ही आंसर निकाल लो। जबकि यही सोल्यूशन अगर ग्राउंड फ्रेम में करते हैं तो काफ़ी सोचना पड़ जाता है हमें, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता जा। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फ्रेम चेंज करके सॉल्व करने से प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कि प्रॉब्लम मतलब तुम्हें सोचना, तुम्हारी थॉट अच्छी होनी चाहिए, तब तुम कर पाओगे। ठीक है, तो सीडो फोर्स हमको ये लिबर्टी देता है कि हम कन्वीनियंट फ्रेम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं वेइंग मशीन की। ठीक है, वेइंग मशीन क्या चीज़ होती है? तो बच्चों वेइंग मशीन ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है क्या चीज़ होती है। मतलब हम उस मशीन के ऊपर खड़े होते हैं और हमें अपना वेट पता लग जाता है। ठीक है, जिसको हम जनरली केजी में कोट करते हैं, विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग। हम कहते हैं कि मेरा वेट 63 है। 63 नहीं है, आई एम मच हैवियर देन दैट। पर मैं क्यों बताऊँ मेरा एक्चुअल वेट कितना है? ठीक है, बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मेरा वेट 63 kg है, विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग। ठीक है, इट्स नॉट 63 kg, इट इज़ 63 × g। इफ g you are taking as 10, then your weight is 630 Newton, not 63 kg. Although we can definitely say my weight is 63 kilogram force. ठीक है, वेट को 63 kg कहना गलत है। ठीक है, वेट इक्वल टू 63 kg इज रॉन्ग, बट वेट इज 63 kgf। ठीक है, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है किलोग्राम, इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स, इट इज अ यूनिट टू मेजर वेट। इसका मतलब होता है कि 63 × g, किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है कि 63 kg मास का जो वेट होगा, हम उस वेट की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट 63 × g। सो 63 kgf का ये मतलब है कि हाँ g से मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है। ठीक है, kgf लिख देने का, किलोग्राम फोर्स मतलब 63 kg मास पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, उतना वेट है। तो 63 किलोग्राम फोर्स। तो वेट बताने की एक कन्वीनियंट यूनिट किलोग्राम फोर्स भी होती है। ठीक है, विच क्लियरली विच इज द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ मास। ठीक है, ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, बट हम मास को यूज करके वेट स्पेसिफाई करते हैं, तो हम किलोग्राम फोर्स यूनिट यूज करते हैं।
ठीक है, अब आते हैं वेइंग मशीन के ऊपर कि वेइंग मशीन आखिर होती क्या है। तो बच्चों वेइंग मशीन में हम क्या करते हैं, मतलब वेइंग मशीन के ऊपर सपोज हमने कुछ वेट रखा है अगर, तो हमें वेइंग मशीन में मान लो कुछ नंबर्स दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो वेइंग मशीन गिव्स अस, ठीक है, और वेइंग मशीन रीडिंग इज द value of normal force exerted by the machine। ठीक है, तो वेइंग मशीन के ऊपर तुमने कुछ रखा है, वेइंग मशीन को नहीं पता क्या चल रहा है, वेइंग मशीन जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करती है चीज़ों के ऊपर वो बता देती है कि वो कितना है। ठीक है, अब वो वेट है या वो वेट नहीं है, ये डिसीजन तुम्हें लेना होता है। जैसे हमने अगर इस ब्लॉक को रखा है तो हमें पता है कि इस पे नीचे लगेगा ग्रेविटी का फोर्स mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, और दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेइंग मशीन तो हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू देती है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा ये नॉर्मल जो है ये वेट के बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि वेट, समझ में आ रही बात। वेइंग मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, वेइंग मशीन की रीडिंग ये होती है कि मैंने कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया, मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, बाकी मुझे उससे मतलब नहीं है। अब वो नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल है या वेट के इक्वल नहीं है, ये आप डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल सपोज इस ब्लॉक की जगह पे मान लो मैंने 2 ब्लॉक रख दिए यहाँ पे। ठीक है, मान लो मैंने एक रख दिया 3 kg का, एक रख दिया 5 kg का। एक्सपेक्टेडली जो फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस आप कहोगे कि वेइंग मशीन की रीडिंग 8 kg आ जाएगी। तो वेइंग मशीन को थोड़ी ना पता है कि उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है, उसके इमीडिएट ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसका 8 kg है या उसके ऊपर वाले का है या दोनों का सम है। वेइंग मशीन को उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पे 2 ब्लॉक रखे हैं या 1 रखा है या 3 रखे हैं। वेइंग मशीन ये कह रही है कि भाई मैंने फोर्स 8 kg का लगा रखा है। ठीक है, अब आपको जैसा इंटरप्रेट करना है कर लो। ये हमारी कॉमन सेंस है कि हम उस 8 kg को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। मतलब वी नो कि अच्छा इन दोनों का जो टोटल होगा वो वेइंग मशीन रीड कर रही होगी। तो दिस इज अस हु हैज टू डिसाइड कि ये जो रीडिंग आ रही है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। इट इज द सम ऑफ द वेट्स। ठीक है, इट इज नॉट द वेट ऑफ 5 kg ओनली। ठीक है, चलो ये एग्जांपल ऐसा लग रहा होगा कि इतना ऑब्वियस था सर, पता नहीं क्यों दे रहे हैं एग्जांपल, इसमें देने लायक क्या थी। चलो मैं दूसरी बात बताता हूँ, देने लायक क्या थी वो बताता हूँ। चलो यहाँ पे ना एक आदमी खड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो गया और तब वेइंग मशीन ने रीडिंग दी सपोज 70 kg। हम कहेंगे हाँ हाँ भाई समझ में आ गया, इस आदमी का जो वेट था वो 70 किलोग्राम फोर्स था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक रॉड टांग दी और इस आदमी ने इस रॉड को पकड़ लिया। ठीक है, और थोड़ा बहुत वो पुल भी कर रहा है रॉड को। डू वी एक्सपेक्ट द रीडिंग टू गो डाउन? ठीक है, तो ऑफकोर्स द रीडिंग मे गो डाउन फ्रॉम 70 टू लेट्स से 50 हो गई। ठीक है, तो वेइंग मशीन कह रही है कि भाई मैं अब 50 kg का फोर्स लगा रही हूँ, तुम जानो कि ये 50 kg क्या है। तो हमको ये समझना है कि मतलब हम ये सुनना कहेंगे कि भाई वेइंग मशीन पे बंदा खड़ा है, तो वेइंग मशीन ने 50 kg की रीडिंग दी है, तो नहीं इसका वेट 50 kg हो गया, 50 kgf। हमें पता है कि उसने रॉड के ऊपर थोड़ा सा अपना वेट ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए रीडिंग कम हो गई। तो मतलब वेइंग मशीन विल ओनली टेल अस कि उसने कितना फोर्स लगाया है। वो फोर्स को कब वेट के इक्वल मानना है, कब वेट के इक्वल नहीं मानना है, ये डिसीजन तुम्हारा है। ठीक है, इन एग्जाम्पल से अब मैं मच बेटर एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब कि ये एग्जाम्पल अभी भी लग रहे होंगे पता नहीं सर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें, मतलब अब मैं देता हूँ बेस्ट एग्जाम्पल। तो सपोज एक लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन को रख दिया है और इस पे एक आदमी खड़ा हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर ए एक्सेलरेशन से। क्लियर है? इस आदमी का मास है m। ठीक है, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी हमसे पूछा गया या ठीक है। तो इस वाले केस में देखो क्या होगा, अगर मैं अगेन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा था और ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसका नाम ए रख देते हैं। तो सोल्यूशन बाय ए, क्वेश्चन है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। तो ए कहेगा कि मैन इज एट रेस्ट। ठीक है, जिसका जो खड़ा है ऊपर। ठीक है, मैन इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये कहेगा कि मैन का एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी में रियल फोर्स नॉर्मल आएगा, एक एमजी आएगा और एक सीडो भी आएगा जो कि नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और एन बराबर होना चाहिए इन दोनों के सम के, क्योंकि नेट वैल्यू 0 है। तो एन की वैल्यू ये है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग भी mg प्लस ma होगी, यानी कि वेट से ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब अगर तुम एक लिफ्ट, तुम्हें अगर किसी को कोई जो बहुत वेट कॉन्शियस है, तुम्हें उसको टॉर्चर करना है, ठीक है, तो तुम उसको लिफ्ट में ले जाओ।
ठीक है। और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कब होती है, जब वो जस्ट अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रही है, वो रेस्ट पे है और जैसे ही वो ऊपर जाना स्टार्ट होगी तो इसका मतलब उस समय अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा। उस समय वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो मैन के एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यू कैन रियली यू कैन एंश्योर कि जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट हो रही है वैसे ही तुम रीडिंग ले रहे हो और फिर रीडिंग को हाइड कर दे रहे हो, क्योंकि कुछ देर बाद लिफ्ट ना फिर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाने लग जाती है। उस समय रियल वेट रीड होगा, उस समय A0 हो गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो यू कैन टॉर्चर दिस पर्सन। और इसका उल्टा भी होगा, अगर मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो रीडिंग कम भी आएगी, ठीक है। मतलब तुम्हें किसी को हैप्पी करना है जो अपना वेट कॉन्शियस पर्सन है, उसको लिफ्ट में ले जाओ, वेइंग मशीन पे खड़ा करो और नीचे वाले फ्लोर्स का बटन दबाओ। जैसे ही लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी, रीडिंग एक्चुअल वेट से कम रीडिंग आएगी, ठीक है, एंड यू कैन मेक द पर्सन हैप्पी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वेइंग मशीन वर्क्स। तो ये भी याद रखने लायक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करने लायक कॉन्सेप्ट है कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है और उसके अंदर वेइंग मशीन रखी है तो ये एक्चुअल वेट से ज़्यादा रीडिंग देती है, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो एक्चुअल वेट से कम रीडिंग देती है। माइंड यू, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज ये लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन इसका डेस्टिनेशन फ्लोर आने वाला है, तो ये स्लो डाउन होगी फिर, ठीक है। ये ऊपर जा रही थी, अब इसको रुकना है तो ये स्लो डाउन होगी। तो जब ये ऊपर जाती हुई लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा उस समय? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। अपवर्ड मोशन है लेकिन स्लो डाउन होना है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो उस समय मोशन अपवर्ड है लेकिन रीडिंग कम आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड है। समझ आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो वेट ज्यादा आएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा तो वेट ज्यादा आएगा, ठीक है। अपवर्ड मोशन रहते हुए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो सकता है, इनफैक्ट होता है जब लिफ्ट रुकती है। इसी तरीके से नीचे जाती हुई लिफ्ट जब रुकने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, तो उस समय रीडिंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये वाली मेरी बातें अगर एकदम से ऐसा लगा कि पता नहीं क्या क्या बोल गए, तो स्लो मोड में दोबारा से सुनना, ठीक है, स्लो मोड में दोबारा से सुनना, ठीक है। और वेइंग मशीन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है स्प्रिंग बैलेंस, मतलब इट्स अनदर काइंड ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है कि एक स्केल लगी होती है बगल में और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, ठीक है। जब इस स्प्रिंग से हमने कुछ भी हैंग नहीं कर रखा तो ये पॉइंटर 0 पे होता है, ठीक है। उसके बाद सपोज हमने इस स्प्रिंग से कुछ हैंग कर दिया, ठीक है, तो ये पॉइंटर नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये 0 था, ये पॉइंटर मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लेते हैं m kg को हैंग कर रखा है, सपोज ये 3 पे आ गया, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है कि k टाइम्स 3, ठीक है, मतलब ब्लॉक का FBD अगर मैं बनाऊँ तो अपवर्ड फोर्स kx होगा, डाउनवर्ड फोर्स mg होगा, ठीक है। तो kx जो होगा mg के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर 3 लिखा हुआ जो है, ठीक है, मतलब कि ये जितना ज़्यादा इलोंगेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि अगर पॉइंटर इस पोजीशन में है तो स्प्रिंग अभी कितना फोर्स लगा रही होगी। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे जो 0 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये नंबर्स जो होते हैं ये k से मल्टीप्लाइड होते हैं, ये k से मल्टीप्लाइड होते हैं, सो दैट यू डायरेक्टली वॉट एवर नंबर यू सी हियर दैट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द ब्लॉक यू हैव सस्पेंडेड। समझ आ रहा है? ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, अगेन दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है। तो कोई भी वेइंग मशीन हो, चाहे वो स्प्रिंग बैलेंस हो चाहे वेइंग मशीन हो, वो जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो उनकी वैल्यू हमें बताते हैं, ठीक है, वो वैल्यू हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। एंड आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे, एंड टुडे सेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज। आज मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आई प्रेफर कि आप वो सारे क्वेश्चन खुद रिपीट करें, और जितने भी मैंने डिफरेंट फ्रेम से सॉल्व किए थे आप खुद उनको डिफरेंट फ्रेम से सॉल्व करें। दैट विल एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू यू ऑन द यूज ऑफ pseudo force. Alright, on that note I will end today's session and we'll continue in the next session. In the next session I'll probably start with friction. ठीक है, I hope you are enjoying these sessions guys. इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भी होगा. I urge you to try all the questions in the assignment. Alright, bye bye students, take care. I'll see you in the next session of Prayas.